दिल्ली में जब 1 जनवरी से ऑड इवन का पहला दौर शुरू हुआ था तब काफी बवाल मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सीएनजी स्टिकर की कालाबाजारी का दाग लगा और अरविंद केजरीवाल पर स्याही तक फेंकी गई। अब ऑड इवन दोबारा शुरू हो रहा है और विवादों का दौर भी दोबारा शुरू हो गया है। दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल पर जूता फेंका गया। आरटीआई के जरिए हासिल सूचनाओं के आधार पर यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार प्रचार का खर्च क्यों छिपा रही है। केजरीवाल का दावा है कि ऑड इवन को दिल्ली वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या बवाल और सवाल उठाकर दिल्ली में ऑड इवन को पलीता लगाने की साजिश चल रही है। अगर वाकई दिल्ली वालों को ऑड इवन से दिक्कत नहीं है तो फिर इस पर बवाल क्यों। दिल्ली में 15 अप्रैल से 15 दिनों के लिए ऑड इवन दोबारा शुरू हो रहा है। इसी का ब्यौरा बताने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें बवाल हो गया। केजरीवाल की तरफ एक नौजवान ने अचानक जूता फेंका और शोर मचाने लगा कि ऑड इवन के नाम पर सीएनजी स्टिकर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। इस युवक का नाम वेद प्रकाश है, जिसे मौके पर ही दबोच लिया गया और पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। वेद प्रकाश वहां खड़ा होता है और कहता है कि उस सवाल का क्या, उस जवाब का क्या जो मैंने स्टिंग ऑपरेशन को लेकर किया था, पहले मुझे उसका जवाब चाहिए। उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो वो जारी रहती है। तमाम जो यहां पत्रकार मौजूद थे उन्होंने वेद के उस सवाल का विरोध किया। ठीक उसके 1 मिनट बाद वेद की तरफ से एक सीडी उड़ाई गई और उसके साथ ही एक स्टिकर जो सीएनजी का था वो अरविंद केजरीवाल की तरफ फेंका गया। उसके बाद भी वेद का मन नहीं भरा, उसने अपना जूता खोला और अरविंद केजरीवाल की तरफ फेंक दिया। जूता फेंकने का आरोपी आम आदमी पार्टी से अलग होकर बनी आम आदमी सेना का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। आम आदमी सेना की ही एक महिला सदस्य ने पिछली बार ऑड इवन के दौरान केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। फ्रस्ट्रेटेड कोई व्यक्ति था जो कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा हलचल करना चाहता था। इसके अलावा और कुछ नहीं था। ऑड इवन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 15 तारीख से सरकार जनता के साथ मिलकर के इसे सफल करेगी। दिल्ली में ऑड इवन दोबारा शुरू करने पर ये पहला बवाल नहीं है। इससे पहले मुकेश गुप्ता नाम के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने केजरीवाल सरकार से पूछा था कि ऑड इवन के पहले दौर में प्रचार पर कितना पैसा खर्च हुआ। जो जवाब मिला उसी के आधार पर अब आरोप लग रहा है कि केजरीवाल सरकार ऑड इवन पर खर्चे का हिसाब देने से कतरा रही है। जब पहला फेज था 1 से 15 जनवरी के बीच, उस दौरान ऑड इवन को लेकर किस तरह की योजना बनाई गई है, प्रचार किस तरह से किया गया और प्रचार पर कितना पैसा खर्च किया गया। लगभग 1.25 महीने बाद मुझे एक जवाब मिला है दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा और इस जवाब में साफ तौर पर कहा गया है कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में ऑड इवन के प्रचार पर दिल्ली परिवहन मंत्रालय ने महज 9,000 रुपए खर्च किए हैं। हजारों हजार रुपए की होर्डिंग, एक होर्डिंग में इतना पैसा खर्च होता है। पूरी दिल्ली भरी है होर्डिंग से। बस के पिछला जो भाग है, गाड़ियों का जो नेम प्लेट है, उसके ऊपर की जो जगह रहती है, तो 9,000 कहना मेरे ख्याल में मूर्ख बनाना है दिल्ली के लोगों को भी और आम लोगों को। अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि जब दिल्ली के लोगों को ऑड इवन से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इस योजना के लिए केजरीवाल पर सवाल और बवाल क्यों। पिछली बार जब 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन लागू किया गया था तब भी प्रचार पर अंधाधुंध खर्च से लेकर सीएनजी स्टिकर की कालाबाजारी तक के आरोप लगे थे। सीएनजी स्टिकर मामले में केजरीवाल सरकार ने संज्ञान भी लिया था। उस वक्त मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण और जाम से निजात दिलाने की इस पहल को अदालत ने ही हरी झंडी दे दी। ऐसे में ऑड इवन के दूसरे दौर से ठीक पहले जो कुछ हो रहा है उससे ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि क्या दिल्ली में ऑड इवन को पलीता लगाने की कोई साजिश हो रही है। मोहित ओम और रजत राकेश टंडन के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल यहाँ पर 2 हैं। ऑड इवन
इसको लागू करने में 1 से 15 जनवरी तक कितना खर्चा हुआ, क्या मात्र 9,000 रुपए, ये भी एक सवाल है जो आरटीआई के माध्यम से पूछा गया। और दूसरे सवाल बड़ा ये है कि आखिर ये जूता उछालो राजनीति कब तक चलेगी, कैसे चलेगी और इसकी शुरुआत किसने की और क्यों की, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हरीश खुराना जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृता धवन जी जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोमनाथ भारती जी जो कि पूर्व मंत्री हैं, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने आरटीआई डाली थी कि कितना खर्चा हुआ ऑर्डर इवन को इंप्लीमेंट करने के लिए 1 से 15 जनवरी तक, वो हमारे साथ हैं। और प्रभात कुमार प्रेसिडेंट आम आदमी सेना जिनके एक कार्यकर्ता वेद प्रकाश, यही नाम है ना उसका, वेद प्रकाश, जिन्होंने जूते फेंकने का निंदनीय काम किया। मैं इससे शुरू करूंगा कि किसी पर भी जूता फेंकना ठीक नहीं है, किसी पर भी शाही फेंकना ठीक नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन सोमनाथ भारती जी, पहला सवाल मेरा आपसे बनता है और वो बड़ा सीधा और ये है कि जिन लोगों ने इस देश में जूता फेंकने की परंपरा की शुरुआत की उनको तो आपने नेता बना दिया। जर्नैल सिंह ने पी चिदंबरम पर जूता फेंका भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2009 के जनरल इलेक्शन के पहले। वो अब आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और वही उनकी पब्लिसिटी का, वही उनकी जो सिंपैथी लेने का एक सबसे बड़ा कारण बना कि उन्होंने एक मुद्दे को जूते फेंकने के जरिए उठाया। अब जब वो आपको उस ढंग से ट्रीट कर रहे हैं तो आपको इसमें बुरा क्यों लग रहा है, तब आपको इसमें साजिश क्यों नजर आ रही है? दीपक जी, सबसे पहले मैं वो जवाब देना चाहूंगा कि आपने जो कहा है जर्नैल सिंह के ऊपर, जर्नैल सिंह के पास वो पीड़ा थी जो कि 1984 में लाखों लोग, हजारों लोग कत्लेआम किए गए, सिख लोग मारे गए दिल्ली की सड़कों पे, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। मानी सोमनाथ भारती जी, मैंने आपकी बात मानी की पीड़ा उनके मन में क्या थी। उसका तरीका सही था? ने न्याय नहीं दिया। फेंकना मैं आ रहा हूं उसके अंदर, मैं उसके अंदर आ रहा हूं। नहीं देखिए, अगर ऐसा है तो वेद प्रकाश की भी कोई ना कोई पीड़ा है। मैं उस पर आ रहा हूं। आज तक सिखों को 84 के दंगे का न्याय नहीं मिला। आज तक जो आरोपी हैं जिन्होंने दंगे करवाए और किए वो सब खुले घूम रहे हैं, वो पीड़ा थी उनकी। तो उसको तो मत कंपेयर कीजिए इसके साथ में। ये आम आदमी सेना कौन है, आम आदमी सेना कब बनी, और आज जो अटैकर है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस अटैकर का नाता भाजपा के साथ है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स जांच कर लिए जाएं और पता कर लिया जाए कि कौन था उसके पीछे, मंशा क्या थी। देखिए, ऑड इवन फॉर्मूला जिसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, जिस फॉर्मूले के कारण दिल्ली वासियों की सपोर्ट के कारण यह फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ, और उसके कारण भारत का एकमात्र नेता, एकमात्र आदमी जो दुनिया के 50 उच्चतम लीडर्स में शामिल किया गया, वो अरविंद केजरीवाल साहब थे। नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने जर्नैल सिंह को, मैं मानता हूं और इवन अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाना चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता ने उनको इसीलिए मैंडेट दिया है। लेकिन सोमनाथ भारती जी, जूता फेंकने की इस परंपरा के से जुड़े हुए लोगों को नेता तो आपने बनाया ना, इसीलिए दूसरे लोगों को प्रेरणा मिली कि भाई जर्नैल सिंह एमएलए बन गए, हम भी बन जाएंगे। देखिए, मैंने महिमा मंडित आपने किया ना जर्नैल सिंह को। दीपक, अब मुझे बताओ कि आप पर वही हथकंडा इस्तेमाल हो रहा है तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप देखिए दीपक जी, एक सैनिक भी बॉर्डर पे किसी की हत्या करता है और एक आवारा गुंडा कोई देश के भीतर किसी की हत्या करता है। दोनों आपके मुंह से बात शोभा नहीं देती। दोनों में फर्क है। कृपया एक सैनिक को पॉलिटिकल जो बॉर्डर पे हत्या करता है गुंडागर्दी से कंपेयर मत करिए। उसको हम कोई कोर्ट ऑफ लॉ में ट्राई नहीं करते हैं। कारण नहीं सोमनाथ जी प्लीज, आप इतने समझदार वकील हैं, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया एक सैनिक को एक पॉलिटिकल गुंडागर्दी करने वाले इंसान से कंपेयर न करें। तो ये कह रहा हूं, देखिए जर्नैल सिंह उस पीड़ा की नुमाइंदगी कर रहे थे जिसके कारण हजारों सिखों की कत्लेआम यहां भी हुई। उस जो कत्लेआम हुआ, आज तक इंसाफ नहीं मिला, वो पीड़ा तो उनके मन में थी। क्या उनका तरीका ठीक था? और क्या उसको महिमा मंडित करके एमएलए बनाना ठीक था? मेरा सवाल इतना है। मैंने आपको आर्गुमेंट माना कि वो हजारों कत्ल किए हुए हमारे सिख भाई, मैंने आपको आर्गुमेंट माना, लेकिन क्या उनका तरीका सही था? दूसरा,
क्या उस तरीके को महिमा मंडित करना सही था, और तीसरा क्या उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना सही था? अगर वो सब सही था तो वेद प्रकाश कैसे गलत हो गया? हम जूता नहीं दीपक जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, जूता फेंक करके अपना रोष जाहिर करना तो कतई भी हम सपोर्ट नहीं करते, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन जरनैल सिंह उस पीड़ा को नुमाइंदगी दे रहे थे, हमने उसके कारण उनको एमएलए का ऑफर दिया। ऐसा नहीं कि जूता फेंकने के कारण उनको सर्टिफिकेट मिल गया। पहले उसको जानता ही नहीं था। जो सिखों की पीड़ा की नुमाइंदगी करे। चलिए, आपका ये तर्क है, मैं जनता पे छोड़ता हूं, दर्शकों पे छोड़ता हूं, माफ कीजिएगा, जनता नहीं, मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि वो आपके तर्क को कितना बाय करते हैं। लेकिन हरीश खुराना जी मेरे साथ है। हरीश खुराना जी, न खाता न बही, जो केजरीवाल करें और कहें वो सही। 9 अप्रैल 2016 की घटना, 26 दिसंबर 2014 की घटना, 28 मार्च 2014 की घटना, 25 मार्च 2014 की घटना और 17 जनवरी 2016 की घटना, ये 5 इंसिडेंट हो चुके हैं। सिर्फ एक केजरीवाल के ऊपर क्यों होता है ये बताएं। और इन्होंने भी अब आरोप लगाया मेरे ऊपर, हमारे भाजपा के ऊपर, कि ये प्रभात जी की पार्टी हमारे से मिली हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी, लोग आपके, वॉलंटियर आपके, भावना का इंसिडेंस जो हुआ वो तब भी आम आदमी पार्टी के, ये आप ही के लोग हैं भाई साहब जो आपसे नाराज हैं। और इसमें भाजपा बीच में कहां से आ गई, ये अभी तक बात समझ में नहीं आई है। ये आप ही के कर्म है, हमारे कर्म नहीं है, ये आपके कर्म है। लोगों को जो आपसे उम्मीदें थी, आपके सेना की जो उम्मीदें थी, उसकी वजह से हुआ है। पहली बात, डिटेल की जांच करा लीजिए भाई, आपके पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, मैं बताता हूं आपको, आप जांच करा लीजिए। मैं बताता हूं आपको दूध का पानी आ एक जाएगा। बात बताइए सोमनाथ जी, जब से आपकी पार्टी आई है, अमिताभ धवन जी की पार्टी भी है और हमारी पार्टी भी है, आज तक कभी भी, अमिताभ धवन जी भी मेरी बात से एग्री करेंगी कि इतने वर्षों की राजनीति के अंदर ना उनकी पार्टी ना आपकी हमारी पार्टी ने किसी के ऊपर जूता नहीं फेंका। लेकिन ये आपके साथ ही क्यों होता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने महिमा मंडित करना, जूता फेंकने वालों को आपने शुरू किया है। जरनैल सिंह को एमपी का चुनाव लड़वाया, उसके आज तक सुन लीजिए अरे जरनैल सिंह को जूता फेंकने से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन किसी से जूता फेंका, एमपी का चुनाव भी लड़ लिया, उसके बाद एमएलए बन गए। तो ये शुरुआत तो आप लोगों ने करी है। बताइए सोमनाथ जी, मैं आ रहा हूं। प्रभात जी, एक मिनट, सोमनाथ जी को जवाब दे लेने दीजिए, उनसे सवाल पूछा गया। जी सोमनाथ जी। हरीश जी, जरनैल सिंह जी कोई अरुण जेटली जी की तरह राज्यसभा से नहीं आए, ना वो स्मृति ईरानी जी की तरह राज्यसभा से आए हैं। सर, राज्यसभा की बात करके जनता ने उनको वोट दिया, चुना, तब वो आए हैं। अरे टिकट तो आपने दिया ना सर, आपने कहा कि जूता मारने की आप निंदा करते हैं, लेकिन जूता मारने वालों को टिकट देते हैं। भाजपा दोनों सम्मिलित, दोनों। सोमनाथ जी, ये भी तो हकीकत है, आपने अभी कहा कि कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, जूता मारना गलत है। आप ही उनको महिमा मंडित करते हो, आप ही उनको टिकट देते हो, और आप ये कह रहे हो कि जनता ने जिताया। टिकट तो आपने दिया ना भाई। मैंने क्या कहा, अब क्या पता, अब जो वेद प्रकाश जी उसको आप टिकट दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है। खुलासा करूंगा। अभी हरीश जी उनको रेफर कर रहे थे, पता नहीं अमृता जी राजी राजी है, ये सारी अपने किसी को पता नहीं। लेकिन देखिए, मतलब ये बड़ा ही हास्यास्पद होगा अगर हम सिखों की जो यहाँ पे नरसंहार हुआ उसको इस घटना से कंपेयर करके जरनैल सिंह को हम गलत बताएं। मुद्दे को भटकाइए मत सोमनाथ जी, ये आप एक्सपर्ट है इस चीज के। मैं इस मुद्दे की बात ये हो रही है कि जूते फेंकने वाले को महिमा मंडित तो आपने करा। हरीश जी, आपको भी पता है कि सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला। अच्छा, सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला, आरोपी सारे खुले घूम रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों का हाथ है उसमें। भटका क्यों रहे हैं? अच्छा, मैं दोनों का हाथ है। चलिए, आज तक सिखों को न्याय नहीं मिला। सोमनाथ भारती जी, पते की बात आखिरकार ये है कि चलिए, हम जरनैल सिंह को दर्द को मैंने मान लिया, तरीका आपने कहा गलत है, लेकिन फिर भी आपने टिकट दिया, उसको भी मैंने मान लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि प्रभात कुमार जी बता रहे हैं कि वेद प्रकाश का क्या दर्द है, वो भी सुन लीजिए। ये स्टिकर है, और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि हम जूता फेंकने की कड़ी निंदा करते हैं, हम इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। एज ए जर्नलिस्ट और एक इंसान के तौर पे हर इंसान का सम्मान होना चाहिए, चाहती हूँ, और मुख्यमंत्री का तो और ज्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये स्टिकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दिल्ली के निर्धारित मार्च 1 आईजीएल सेंटर पर
निर्धारित किया गया कि दिल्ली में जो स्टिकर है वो एक जगह मिलेंगे। ये स्टिकर 1000 रुपए में एक, और वेद प्रकाश ने इस स्टिंग को कैच किया। 10,000 रुपए के 10 स्टिकर खरीदे गए, जिनका कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर दिया, जो आज सभी चैनल पे और अखबारों में खबर छपी हुई है। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं बीजेपी के आदमी हैं। मैं सोमनाथ जी से जानना चाहता हूं कि जो पिछला अभी 10 दिन पहले विधानसभा सेशन हुआ था, वेद प्रकाश को विधानसभा देखने के लिए, सत्र देखने के लिए किसने ऑथराइज किया? बताइए बताइए सर। विधानसभा में 67 विधायक आपके हैं, 3 बीजेपी के हैं, और वेद प्रकाश एक दिन पूरा सत्र देख चुका है आपका। किसने कि आप ही बता दीजिए। वो विधायक है, वेद प्रकाश उनका नाम है। अरे कौन और वो वेद इनके प्रकाश? विधायक है, और वो बेगमपुर से विधायक है, रोहनी के पास। तो हो सकता है आप बोलते हैं बीजेपी के आदमी है, मेरे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को आपका विधायक ऑथराइज कर रहा है सत्र देखने के लिए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, आप जैसे बोलते हैं भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, मुझे उस बात की जानकारी नहीं है। आपको जानकारी कल हो जाएगी इसकी। प्रभात जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर वो आदमी आज जो आज आपके ऊपर कह रहे हैं कि आम आदमी सेना का पूरा आम सेशन आदमी देख सेना चुका के है। लेकिन प्रभात जी, आम आदमी सेना है कौन? कि आपको आम आदमी सेना के होने के चलते, सोमनाथ जी 1 मिनट मुझे अपना पॉइंट रख लेने दीजिए, फिर आप खुलकर बोलिएगा। आपको इस बात की निंदा करनी चाहिए कि वेद प्रकाश ने जूता फेंका, और आपको इस बात की भर्त्सना करनी चाहिए कि वेद प्रकाश ने जो काम किया वो गलत है। सर, जब आम आदमी सेना नहीं थी, हम आम आदमी पार्टी में थे, तब ये सारे जितने सिद्धांत थे तभी से चलते आए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्टिंग खोलेंगे, आप जाके पथराव करिए, गांव में तोड़िए, लाइटें काटिए, नल काटिए, तब नहीं बोला किसी ने कि निंदनीय है। पब्लिक की नालियां बंद हो जाए, पब्लिक के सड़कें बंद हो जाए, पब्लिक के घर के गमले तोड़ दे, तो वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन इन्हीं ने सिखाया कि विरोध करने का तरीका, आप स्टिंग करिए, हमारे पास आइए। 1000 रुपए का एक स्टिकर, जिसकी ये सीडी आप चलवा दीजिए, अभी खुलासा करिए इसका। देखिए वो कितने हजार रुपए ले रहा है और कितने में दे रहा है। 20 लाख सीएनजी कमर्शियल व्हीकल है जिनमें सीएनजी स्टिकर लग रहा है। अगर 10 लाख कमर्शियल सीएनजी स्टिकर भी 1000 रुपए में बिक गए तो करोड़ों रुपए का स्कैम का खुलासा वेद प्रकाश कर रहा है। अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये खुलासा किया, मैं भी था वहां पे, मीडिया ने वो चलाया है, अखबारों की खबर है। सबसे पहली बात, दीपक जी सोमनाथ भारती जी, ये स्टिकर दीपक जी, क्या मुझे बीच में बोलना है या मुझे बोलने का अलग तरीका दिया जाएगा? सिर्फ 10 सेकंड आपके पास आ रहा हूं। दूसरी बात, ये जो स्टिंग है, ये इसी के कारण पिछली बार वो जो लड़की थी उसने फेंका था स्याही, तो उस स्टिंग का अगर उसमें सत्यता थी तो दिल्ली पुलिस ने क्या जांच करी अभी तक? सोमनाथ जी, रुकिए, आपको पता नहीं है, जांच वो सातों सेंटर बंद हो चुके हैं। भावना उनके पास कराए वो सेंटर, वो क्या जांच बंद हो चुके हैं। आप चेक कराइए, आपके ट्रांसपोर्ट में सीएनजी उसकी जानकारी, स्टिकर्स का आउटलेट कौन सैंक्शन करता है? आईजीएल ये तो बता सरकार इम्प्लीमेंट पार्टनर है दोनों। ये तो आम आदमी पार्टी मैं बताता हूँ आपको, भाजपा सैंक्शन करती है। सरकार और आईजीएल ने मिलकर डिजाइन एक तो दे दीजिए, इवन आउट की पॉलिसी आपकी है। एंटी करप्शन ब्रांच, अगर नहीं, अभी तो मैं अभी हरीश जी के माध्यम से भाजपा को मैं कहता हूं कि भाई आपके पास एंटी करप्शन ब्रांच भी है, हमारा वाला। आपके पास दिल्ली पुलिस में सीबीआई भी है, बिल्कुल जांच करवा लीजिए। सर, ये आपको पहले जांच करवाना चाहिए था। प्रभात जी, आप और कहां गए, किस के पास लेके गए थे? मैं बताता हूं आपको, 7 तारीख को स्टिंग हुआ 1:30 बजे। किसके पास ले गए थे आप? सुनिए 7 तारीख को भाजपा के पास 1:30 बजे, और 8 तारीख को 12 बजे पीसी हुई है द्वारका के अंदर, और सारी सीडी दे दी और ये दिखा दिया है। उसके बाद सुबह 12 बजे एलजी के पास गई आम आदमी सेना, आपकी कंप्लेंट हुई है दिल्ली सरकार की, एक सीडी दी है, एक स्टिंग दी है, दिल्ली पुलिस गए। और सुनिए, तो क्या आप दिल्ली पुलिस गए? वेद प्रकाश सीडी और स्टिकर, अगर आप दिल्ली आपने अपना पॉइंट रख दिया, मैं अमृता को यहाँ पर जोड़ूंगा। सोमनाथ जी, अगर इन तीनों एजेंसियों के पास जब गए होते तो आज उसकी जांच हो रही होती। 15 अप्रैल को आपका भ्रष्टाचार खुलने जा रहा है सर। 15 अप्रैल को ये जो नकली स्टिकर है रोड पे चलेंगे, कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। 3 दिन बचे हमारे पास, हम एजेंसी के पास जाएंगे, फिर वापिस आएंगे। अच्छा ठीक है, अमृता मैं आपको यहां जोड़ना चाहूंगा कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो, ये कहा जाता है
जर्नैल सिंह के इंसिडेंट की मैंने बात की, और जब भी इस तरह का इंसिडेंट हो, स्याही फेंकने का, जूता फेंकने का, कुछ और फेंक देने का, एक पॉलिटिकल साजिश है। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की परंपरा शुरू हुई है कि ऐसे लोगों को महिमा मंडित करा जाए, तो इस पर लोगों को अपनी गिरेबान में भी झांक कर देखने की जरूरत नहीं है? दीपक जी, सबसे पहली बात कि समाज के अंदर शिष्टाचार होना बहुत जरूरी है, और मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संवैधानिक पद है, इनके ऊपर किसी भी तरीके की ऐसी घटना की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, क्या ये वही मुख्यमंत्री है हमारे आज जो एक समय में वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे, पारदर्शिता की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करते थे, और ये वही मुख्यमंत्री है जो बिजली के खंभे पे चढ़कर तार काट देते थे और वो परवाह नहीं करते थे कि देश की कानून व्यवस्था क्या कहती है, क्या कानून को अपने हाथ में ले लेना क्या वो उस समय शोभा देता था। लेकिन ये वही मुख्यमंत्री है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब पहले कभी जूता फेंका गया तो ये कहते थे कि हुआ तो गलत, तरीका तो गलत है, लेकिन लोगों का गुस्सा देखिए कि क्या है। तो आज मुझे लगता है कि ये जो बार बार एक ही शख्स को टारगेट किया जा रहा है, ये प्रायोजित, जो हम सब कह रहे हैं कि प्रायोजित है, ये किसका प्रायोजित है? क्या ये आम आदमी पार्टी का स्वयं का प्रायोजित है? क्या आम आदमी पार्टी के सेना के लोग आज भी जो इनसे दूरी बनाकर रखे हुए हैं वो उनके टच में है और वो चाहते हैं कि इनकी सरकार की जो विफलता है उसको छुपाने के लिए इस तरीके से कुछ ना कुछ करते जाए? ये वही आम आदमी पार्टी है जो बड़े बड़े अखबारों में 2-2 पन्ने की एड देके न्यूज के माध्यम से बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूं कि आप ईमानदारी की बात करने वाले, वैकल्पिक राजनीति की बात करने वाले, और इसी प्रकार से जब कोई घटना होती थी और ये कह देने से आप अपनी इस बात का पल्ला झाड़ देते थे कि अरे दिल्ली की जनता का गुस्सा देखिए, आज क्या आपको किसी का दर्द क्यों नहीं दिख रहा है? आप बार बार कहते हैं दिल्ली पुलिस इनके हाथ में है, सीबीआई इनके हाथ में है, स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने क्या प्रोग्रेस की। अरे अगर आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस निकम्मी है, आपको लगता है सीबीआई निकम्मी है, तो आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आपने मुख्यमंत्री रहते पता नहीं कितनी जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी जो कि केंद्र की इंक्वायरीज के साथ साथ चलती रही है। तो आप एक और इंक्वायरी सेटअप कर दीजिए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि घोटाला हुआ है तो उसको सुनिए तो सही। आप पल्ला कैसे झाड़ देते हैं कह के ये दिल्ली पुलिस का काम है, ये सीबीआई देखेगी, ये केंद्र सरकार देखेगी। इसके लिए तो आपको प्रचंड बहुमत नहीं मिला। आपको प्रचंड बहुमत इसी बात से मिला था कि आप दिल्ली में आम आदमी की आवाज सुनेंगे। आज आम आदमी आपसे भ्रष्टाचार की कोई बात रखना चाहता है और आप रखना नहीं चाहते हैं। और ये जो तरीका अपना लिया इन लोगों ने अपने आप को पॉपुलराइज करने का, ये बहुत ही नीच स्तर का है। सोमनाथ जी माफ कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। जो इल्जाम अमृता ने सोमनाथ भारती जी पर लगाए हैं कि क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इसके पीछे कुछ और है जिसको समझने की जरूरत है। ब्रेक के बाद दिल्ली में ऑड इवन एक सफल एक्सपेरिमेंट था और प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से कहा, दिल्ली राज्य की जनता ने एक बार फिर से कहा कि ऑड इवन लागू हो तो 1 से 15 अप्रैल तक, 15 से 30 अप्रैल तक एक बार फिर से ऑड इवन लागू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आखिरकार सवाल यह है कि ये सोमनाथ भारती जी शायद नहीं है। मैं चेक करना चाहूंगा पैनल से कि ऐसा क्या हुआ कि सोमनाथ भारती जी एकाएक चले गए। ये सिग्नल फ्रीज हो गया है, वहां का कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं सोमनाथ भारती जी के पास जाऊं उससे पहले मैं मुकेश के पास जाता हूं। मुकेश, आपने क्या सवाल पूछा था ऑड इवन को लेकर, आपको क्या जवाब मिला? कितना खर्चा हुआ? क्योंकि कई सारे एडवर्टाइजमेंट आए थे, टेलीविजन पर आए थे, रेडियो पर आए थे, अखबारों में आए थे, बैनर पोस्टर और होर्डिंग थे, पूरे देश में भी कई अखबारों में छपे थे। क्या सवाल पूछा था और आपको क्या जवाब मिला? देखिए दीपक जी, देश भर में आरटीआई कानून को लागू करवाने में अरविंद केजरीवाल जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है और उसी आरटीआई को आधार बनाकर हमने जानने की कोशिश की थी कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरी कैंपेन के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का जो परिवहन मंत्रालय है वो इस ऑड इवन की जो कैंपेन है उस पर कितना खर्च कर रहा है। 12 फरवरी को यह आरटीआई लगाई गई थी और इस आरटीआई का जवाब अभी हाल ही में आया है। सीधे तौर पर सवाल यही थे कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच राजधानी दिल्ली में ऑड इवन की कैंपेन पर कितना खर्चा किया गया, ये खर्चा किसके अकाउंट से किया गया और ये प्रचार किस तरह से किया गया। एक जवाब हमें इसका मिलता है दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय के परिवहन निगम के द्वारा,
जवाब में सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि महज 9,000 रुपए का खर्चा इस पूरी कैंपेन पे किया जाता है और ये जो पूरा कैंपेन है बैनर के माध्यम से चलाया जाता है, जबकि राजधानी दिल्ली के अंदर मीडिया के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से और तमाम जो दूसरे संचार के साधन होते हैं उसके माध्यम से ऑड इवन का कैंपेन किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या वास्तव में 9,000 रुपए में राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी पब्लिसिटी हो सकती है? इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल थे और जो जवाब है वो अब सबके सामने है। सबके सामने सिर्फ 9,000 रुपए ऑड इवन के बारे में खर्चा किया गया उसको इंप्लीमेंट करने में, और जब वो सफल हुआ तो उसको एडवर्टाइज करने में। सोमनाथ भारती जी, 2 सवाल। आपका संपर्क टूट गया था, इसलिए अमृता ने कहा, शक बताया कि कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है और कहीं अपने ही जाल में। दूसरा सवाल भी उन्होंने उठाया कि अपने ही जाल में आम आदमी पार्टी थोड़ी कहीं नहीं फंस गई है। और दूसरा सवाल मुकेश उठा रहे हैं कि क्या मात्र 9,000 में आपका पुराना ऑड इवन का पूरा कैंपेन हो गया? दीपक जी, प्रभात जी चूंकि यहीं बैठे हैं तो वो बता देंगे कि आम आदमी सेना किसका अंग है और आम आदमी सेना किसके फंड से चलती है। वो तो अमृता धवन जी को ही बता देंगे। और ये स्टंट क्या होता है अमृता जी? ये स्टंट नहीं है, ये इंटरनेशनली नॉलेज फैक्ट हो गया कि ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था। इसी कारण अरविंद केजरीवाल एक लौते इंडियन है जो दुनिया के टॉप 50 लीडर्स में चुने गए। तो इसलिए स्टंट से ये चीजें नहीं होती, ये चीजें होती है करने से। 3 फ्लाईओवर से अगर 300 करोड़ बचते हैं तो ये स्टंट से नहीं होता, ये करने से होता है। उस करने में आपकी पार्टी चूकी थी, इसीलिए स्टंट तो कौन करता है कौन नहीं करता पता है। दूसरी चीज जो मुकेश जी ने जो बताया 9,000 रुपया, देखिए अब आरटीआई में क्या उन्होंने मांगा और क्या दिया मुझे इस प्रकार जानकारी नहीं है। नहीं सर, सवाल लेकिन बिल्कुल क्लियर है। सबने बहुत सवाल उठाए थे कि 500 करोड़ रुपया ये एड में खर्च कर रहे हैं और क्या खर्च किया हम सबको पता है। क्या खर्च किया बता दीजिए सोमनाथ जी। नहीं, अब मुकेश जी जो खर्चे का जवाब देखिए आपके विभाग से ही आया है। दिल्ली सरकार ने जवाब दिया है, खर्चा सिर्फ 9,000 हुआ है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने जवाब दिया और खर्चा सिर्फ 9,000 रुपए हुआ है उनके पास। मुकेश गुप्ता जी के पास रेमेडीज हैं, इसके खिलाफ अपील ला सकते हैं, अपील के अंदर सुनवाई कर सकते हैं सर। लेकिन आपको लगता है 9,000 में कैंपेन हो सकती है? आपको लगता है कि 9,000 में कैंपेन आ जाएगा? लेकिन भाई मैं तो पूछ ही नहीं रहा, मैं तो कह नहीं रहा कि आप देखिए क्या सवाल है और डिपार्टमेंट के पास क्या जवाब है वो तो उसका सवाल बड़े क्लियर थे। कैंपेन जब आपके पास लीगल रेमेडी है, आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि बहुत सफल रहा, तो अगर इतना ही सफल रहा तो ये पार्ट 2 जो आपने लॉन्च किया है उस पे इतना बड़ा कैंपेन करने की क्या जरूरत थी? आप ले लीजिए बसेस, आप ले लीजिए एफएम, दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां होर्डिंग ना लगाओ। क्या इस पे पैसा खर्च नहीं होता? अगर सफल हुआ है तो आपको एडवर्टीजमेंट की क्या जरूरत पड़ गई? ये बताइए ना। कोई टॉयलेट नहीं छोड़ा आपने, कोई पब्लिक का कोई होर्डिंग नहीं छोड़ा आपने जिसमें एडवर्टीजमेंट लगी हो। आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं दीपक जी, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने हजारों करोड़ रुपया इलेक्शन पे खर्च किया। अरे कारण क्या है कि आपसे सीधा बहुत सवाल पूछा ऑड इवन फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला निकला जिसके कारण दिल्ली की सारी जनता जुड़ गई। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है क्रॉस ऑल सेक्शन सब लोग बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। अमृता बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हरीश बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हरीश जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सोमनाथ जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बात करें आपस में, लेकिन एक दूसरे पर ना बोले। पहले हरीश जी के सवाल का जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद अमृता। जवाब पूछ रहा हूं कि अगर इतना सफल हुआ है तो इतनी एडवर्टीजमेंट की क्या जरूरत पड़ गई? एफएम पे आप कोई एफएम उठा के देख लीजिए, हर 1 मिनट में ऐड आ रही है। कोई होर्डिंग देख लीजिए, दिल्ली का कोई होर्डिंग नहीं छोड़ा आपने कि ऑड इवन फिर से। अब मुझे बताइए, कोई बस नहीं छोड़ी, बस के पीछे कोई बस नहीं छोड़ी आपने डीटीसी की। इतनी एडवर्टीजमेंट क्या जरूरत पड़ गई अगर सफल था तो? हरी जी, आपका स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है जैसे किसी को सफलता मिल गई हो
और वो कहता हो कि भाई मैं सफल हो गया, तो आपको जो असफल आदमी होता है ना, उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सफल जाता है। आदमी को बताने की आप जरूरत नहीं पड़ती कि मैं आप सफल कुछ हो ऐसा गया। करके दिखाएं कि जनता सोमनाथ आपको जी, वाहवाही करे। सफल आप आदमी भी को कुछ ऐसा बताने करके की जरूरत नहीं दिखाएं पड़ती। कि जनता मोदी जी को टॉप लीडर्स में शामिल करे। देखिए 1000 करोड़ खर्चा करने के बावजूद मोदी जी ने 1000 करोड़ खर्चा किया विदेशी यात्राओं पे, देश को क्या मिला? पाकिस्तान ने भारत को नीचा दिखाया। कहां ले गए? आपके इतना खर्चा करने के बावजूद देश को फायदा नहीं दिल्ली पर ही रहे आज। मोदी जी विदेश जा रहे हैं, लेकिन टॉप 50 लीडर्स में उनका नाम नहीं है। अरे मैं केजरीवाल जी को कारण पूछ क्या रहा है हूं, मोदी जी को नहीं पूछ रहा। कारण क्या है कि आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप दूसरे की सफलता के साथ दें। ऐसा आप भी कुछ अच्छा करके दिखाइए। चलिए आपने अपना पॉइंट रखा। एक मिनट प्रभा जी। अमृता, आपका क्या पॉइंट है, बताइए। आपको क्या लगता है, क्या ऑड इवन दूसरी बार लाना गलत है? मुझे तो लगता है कि सही है, लेकिन हाँ, इस पर सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि क्या उसके पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में जनता का इतना पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि जनता ने उसको सफल बनाया है, तो जनता पे ही छोड़ दिया जाए कि वो सफल हो या असफल। देखिए सबसे पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो बार बार सोमनाथ जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि जो व्यक्ति सफल होता है उसको इतना ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती है। अगर पब्लिक का मैंडेट है कि वो खुश है, तो पब्लिक का मैंडेट है, उस पर बार बार एफएम और टीवी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इनको उसका सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि इनको इस बात का डर है कि कहीं दूसरी बार जनता जो है उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं एक और कहना चाहती हूँ कि दिल्ली का जज्बा इतना मजबूत है कि वो किसी चीज को सपोर्ट करती है तो अच्छे तरीके से और दिल से और शिद्दत से करती है। लेकिन मैं आना चाहूंगी आईआईटी की जो इनिशियल फाइंडिंग्स है उस पर। आईआईटी की रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत ज्यादा फर्क वायु प्रदूषण पे नहीं पड़ा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑड इवन को लाने का मकसद क्या है? क्या दिल्ली को ट्रैफिक से राहत देना या दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण को कम करना? हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी टेक्निकलिटीज क्या है। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आइडिया अच्छा होगा। जिन कंट्रीज ने इसको लागू किया उन्होंने इसको बंद भी किया, उन्होंने इसके डिसएडवांटेजेस भी देखे कि उन्होंने हर घर के अंदर गाड़ियां बढ़ गई। तो किसी तरीके से आप ये कहें कि अगर दिल्ली की आधी आबादी सड़क पर नहीं जाएगी तो प्रदूषण कम हो जाएगा, कल को आप कर्फ्यू लगा देंगे, दिल्ली की पूरी आबादी सड़क पर नहीं जाएगी, फिर तो वायु प्रदूषण होगा ही नहीं। क्या वायु प्रदूषण कम करने का यही एक तरीका है या और भी तरीकों पर हमें ध्यान देना होगा? क्योंकि आईआईटी की रिपोर्ट ने कहा, ये अमृता धवन नहीं कह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जवाब दीजिए। ठीक है अमृता, वैलिड पॉइंट। समझना पड़ेगा कि जिन मॉनिटरिंग स्टेशंस ने सर्वे किया है उन्होंने ये कहा है कि ना ही दिन पे कोई फर्क पड़ा है, और अगर फर्क पड़ा है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और एक आखिरी सवाल दीपक जी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने 15 दिन के लिए अभी लागू कर दिया, अब आप 15 दिन अगले जो है दिवाली की छुट्टियों में लागू कर देंगे जब स्कूल की छुट्टियां होंगी। क्या 15-15 दिन से हमारा जो सबसे बड़ा एजेंडा है वायु प्रदूषण का वो हल होगा? फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, किसी को नहीं देखना? क्या सरकार की कोई सुध नहीं कि ठीक है सोमनाथ जी, जवाब दीजिए, वैलिड पॉइंट है आपका, उसको हमने जवाब बनता है सोमनाथ जी से। दीपक जी, अमृता जी के मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने इस तरह के सवाल उठाए। देखिए कम से कम अमृता जी, देश में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो भारत माता की जय पे नहीं है, वो गौ हत्या पे नहीं है, गौ माता की पूजा पे नहीं है। हम कोई फ्रूटफुल काम कर रहे हैं। ये भारत माता की जय पे कौन करता है और कौन फॉलो करता है, भारत माता पूछता हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी बात देखिए हरीश जी, पिछले दिनों हमने देखा कि भारत माता की जय अच्छी कौन करता है। अरे बाबा, भारत माता की जय श्रीनगर के टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? चलिए, आपको ये टॉपिक करना है, आप किसी और चैनल के ऊपर कभी भी बैठ जाइएगा, इसी पर आ जाइए, इसी पे आ जाइए, बात करिए ना। अगर भारत माँ की जय डिस्कस करना है तो कल मैं यही पैनल रखता हूँ, यही पैनल रखता हूँ। बोलो कब करनी है, ऐसे बातों को मत घुमाइए। जो आपसे पूछा गया उसका रख लीजिएगा। ये कहानी क्या है? मैं आ जाऊंगा। जो हरीश जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप सबको आने के लिए चुनौती दे रहा हूँ। सोमनाथ जी, मैंने कहीं दुखी रथ को छेड़ दिया, मैं आऊंगा, आपसे बात करने को तैयार हूँ। मैं दुखी रथ को छेड़ दिया कहीं, आइए। सर एक सवाल मेरा सोमनाथ जी से है। एक मिनट मुकेश, बिल्कुल तैयार हूं, वो भी कर लेंगे। अच्छा देखिए, जो 13% दीपक जी देखिए, अमृता जी, बहुत सारे स्टडीज हुए। सेंट्रल दिल्ली का जो रिकॉर्ड रहा वो डिफरेंट रहा,
जहां पे कि ड्रास्टिकली पोल्यूशन कम हुआ, जो पेरिफेरल दिल्ली है वहां पे पोल्यूशन कम हुआ, यह सही है, क्योंकि पेरिफेरल दिल्ली में नेबरिंग स्टेट्स का प्रभाव पड़ता है। इसलिए माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस बार पेरिफेरल दिल्ली के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उन सबको भी लिखा है कि इसमें सहयोग दें। और जो एक रिकॉर्ड जो मेरे पास तथ्य आए हैं उसमें बकायदा कहा है कि 13% पोल्यूशन कम हुआ। चलिए 13% कम हुआ। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है सोमनाथ जी, मैं फिर आ रहा हूं, अफसोस मैं फिर आपके पास आऊंगा ब्रेक के। तो सोमनाथ भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और बाकी पार्टियों के मेहमान भी है। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कि दिल्ली में ऑड इवन से पॉल्यूशन कितना कम हुआ। सोमनाथ भारती जी, आपने खुद माना कि 13% पॉल्यूशन कम हुआ है पूरी दिल्ली में। मानते हैं 13% कम हो गया, मैं आपके आंकड़ों को मानता हूं, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि 4 महीनों के भीतर सरकार ने बाकी के 87% प्रदूषण को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म क्या प्लान किया? सिर्फ ऑड और इवन के नाम पर क्या आपकी पार्टी पब्लिसिटी नहीं बटोर रही है? उस बटोरने को मैं भी गलत नहीं मानता। अगर आपने कोई काम अच्छा किया है तो बटोरिए, खूब ऐड दीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि 83% प्रदूषण कम करने के कौन से 4 ठोस उपाय, 5 ठोस उपाय पिछले 4 महीनों में हुए? हाँ जी, हाँ मिले। सोमनाथ जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि अच्छी बात है कि ऑड और इवन सक्सेसफुल हुआ, अच्छी बात है कि सड़कों पर ट्रैफिक कम हुआ, लेकिन आपके हिसाब से 87% पॉल्यूशन दिल्ली में कम नहीं हो पाया है ऑड और इवन के कामयाब होने के बावजूद। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पिछले 4 महीनों में इस 87% पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपने क्या किया? क्या ऑड इवन एक पब्लिसिटी का माध्यम नहीं बन गया आम आदमी पार्टी सरकार के लिए? दीपक जी, आपका सवाल पार्शली करेक्ट है, क्योंकि क्या किया उस पर जवाब दे देता हूं, और ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये भी सत्य है। देखिए, और क्या किया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ऑड इवन फॉर्मूला इज वन ऑफ द मेजर्स, ये एक तरीका है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़कों के ऊपर मशीनों के द्वारा धूल हटाने की, सख्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। कई आपने भी हो सकता है देखा हो, दिल्ली की मेजर सड़कों पे ये काम शुरू हो गया है, धूल हटाने की प्रक्रिया मशीनों के द्वारा। उसके अलावा बिल्डिंग्स जो बन रही होती हैं, जो एक संरक्षित तरीके से बन रही होती हैं जिससे कि धूल पैदा होता है, उसके ऊपर गहरा चालान करने की परंपरा हमने शुरू की है। उसके अलावा थर्मल प्लांट्स को जो बंद करने की प्रक्रिया थी उस पर काम चल रहा है। उसके अलावा ट्रकों का जो दिल्ली के अंदर आना के बारे में आपका कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। आपने थर्मल प्लांट को लेकर कभी नहीं लिखा केंद्र सरकार को। गलत, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है दिल्ली में। गलत दीपक जी, मैंने कहा चूंकि इस वक्त मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि सरकार थर्मल प्लांट बंद करने की प्रक्रिया में भी है। फर्क आ गया। चलिए ठीक है सोमनाथ भारती जी, आपने हमसे बात करी, आपने तमाम तर्क रखे, लेकिन एक एक कंक्लूडिंग कमेंट अमृता और हरीश जी आपका, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम। अमृता, एक लाइन। दीपक जी मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर वायु प्रदूषण हम दिल्ली में कम करना चाहते हैं तो हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी जनता को देनी पड़ेगी। जनता तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे विश्वास करेगी जब आप एक तंदुरुस्त और एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको देंगे। चलिए, मानिए आपकी बात। नहीं तो धीरे धीरे लोग मानिए आपकी बात। हरी जी, आप खुद कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों से पोल्यूशन आ रहा है। अभी तक आपने किसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से पड़ोसी राज्य से बात नहीं करी है कि पोल्यूशन वहां डीजल थ्री व्हीकल बैन हो, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो गाजियाबाद हो। एक दूसरा, हमने एडवाइस की थी, आशुतोष जी ने भी माना था कि ऑफिस आवर्स को डिफरेंशिएट कीजिए ताकि पीक आवर्स कम हो। ये आज तक आपने नहीं करा। उसके अलावा पीक टाइमिंग को मैनेज करना, वो आपने नहीं करा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, दिल्ली के अंदर आज 7000 डीडीसी बसेस की जरूरत है, जो आज तक आपने लाने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं करी है। तो ये आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे दिल्ली के अंदर। आप समझ लीजिए, फॉलो नहीं हो रहा है,
फॉलो करवाया जा रहा है ये ऑड कर दिए इवन, ये गए। बात समझ लीजिए। वो आ जाएंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे जो अमृता जी ने कहा उस पर गहरा काम चल रहा है, उस पर भी गहरा काम चल रहा है। चलिए ठीक है, सोमनाथ भारती जी, अमृता जी, हरीश भाई, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी खास बहस में इतना ही। लेकिन जूता प्रकरण पर एक बात अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाएं। अगर एक परंपरा आपने शुरू की है तो कई बात वो आप पर भी निकल कर आती है। और जहां तक स्टिंग ऑपरेशन की बात है तो आम आदमी पार्टी ही कहा करती थी, खुद अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि जाइए आप स्टिंग ऑपरेशन करिए, हमको पहुंचाइए, हम उसकी जांच करेंगे। ये भी मुद्दा है जो कहीं ना कहीं जनता के जेहन में होगा।